Hello everyone. So today we are going to begin with the light chapter, right? सबसे पहला ख्याल जो हमारे मन में आता है लाइट की वजह से, जब हम ट्यूब लाइट ऑन करते हैं, जब हम बल्ब ऑन करते हैं, और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनको हम ऑन करके जो है लाइट को रिसीव करते हैं, राइट? इनफैक्ट सन से भी लाइट को रिसीव करते हैं, राइट? तो ये आखिर लाइट जो है, हाउ डज इट ट्रेवल्स, एंड लाइट में आखिर होता क्या है? कंफ्यूजन हमारे माइंड में हमेशा रहता है, राइट? क्योंकि लाइट में ऐसा कुछ नहीं है जो हम टच कर पाए। हम ऐसे ऐसे करके टच करने की कोशिश करते हैं, वी आर नॉट एबल टू टच इट, एंड वी कैन गेस सेंस इट, क्योंकि देयर इज अ सेंस ऑफ हीटिंग इन आवर हैंड्स व्हाइल वी आर कीपिंग द हैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ लाइट, राइट? तो लाइट के अंदर हीटिंग सेंस हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है हीट यानी कि एनर्जी लाइट में प्रेजेंट है, ठीक? अब इसी चीज को कंसाइज फॉर्म के अंदर समझते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब लाइट के अंदर आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। वो क्यों है वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक? एक्चुअल में क्या होता है, लाइट जो है वो जो वेव बनाता है, वो वेव बनती है ऑसिलेटिंग चार्ज से। जैसे सपोज एक चार्ज है मेरे पास, वो आगे चला टू, वो पीछे भी चला फ्रो। इसका जो टू फ्रो ऑसिलेशन होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इसकी वजह से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनते हैं, ठीक? ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनते हैं, एंड अंदर एंड बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, राइट? तो अगर मैं मानता हूँ मेरे पास तीन एक्सेस है, वाई, एक्स एंड जेड। तो जब चार्ज एक्स के अलाउंग आगे पीछे चल रहा होता है, तो वाई के अलाउंग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एंड जेड के अलाउंग उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसा इससे भी आप समझ सकते हो, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड रूल जब पढ़ा था इससे लास्ट चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे ये हमारा करंट हुआ करता था, दिस वॉज अवर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वॉज द फोर्स। तो आप ऐसे मान के रहो, चार्ज इसके अलावा ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है, तो दे ऑल विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? तो इसीलिए तीनों चीजें परपेंडिकुलर है, राइट? अब जो लाइट की स्पीड होती है, दैट स्पीड इज 3 × 10⁸, बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड है। इस स्पीड पे 3 × 10⁸ पे जो काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी प्रेजेंट होती है लाइट के पास, दैट एनर्जी इज व्हाट वी फील इन आवर हैंड्स, राइट? अच्छा, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद द चेंज इन द मीडियम, जैसा कि सिमिलरली साउंड में भी हमने देखा है, राइट? साउंड में हमने देखा था कि जब हम साउंड एयर से वाटर में लेके जाते हैं तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलिजन्स आर इंक्रीजिंग देयर। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट एयर से वाटर में जाती है, तो यहाँ इसकी स्पीड बढ़ने के बजाय इट डिक्रीजेस द स्पीड, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलिजन्स की वजह से उसका रास्ता चेंज हो जाता है, राइट? वो भी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, बट इतना ध्यान रखें, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद मीडियम, सेम एज साउंड। बट हाँ, साउंड में जो होता है उसका उल्टा यहाँ पे होता है। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई पूछता है प्रूफ दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका एग्जांपल है पिन होल कैमरा, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था, ठीक है? पिन होल कैमरा स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है, उसी का एग्जाम्पल है। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल और है अपने पास। अगर मेरे पास एक पाइप है, रबर का पाइप है मेरे पास, अगर मैं उस पाइप को होल्ड करके रखता हूँ, यहाँ से मैं देखता हूँ, सामने से मेरा फ्रेंड देखता है, और उसको स्ट्रेट होल्ड करके रखते हैं, तो हम अगर एक दूसरे को देख पाते हैं, तो इससे साबित होता है कि द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बट अगर वही पाइप थोड़ा सा बेंड हो जाए, इस तरीके से होके यूं होके जाए, तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। आई विल बी एबल टू सी फ्रॉम दिस साइड टू द पाइप, एंड फ्रॉम दैट साइड ही कैन सी द पाइप आल्सो, ठीक है? बट वी विल नॉट बी एबल टू सी ईच अदर। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, देयर इज अ बेंड इन द पाइप, एंड हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, राइट?
तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइट ट्रैवल कैसे करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इसको कहते हैं। अब लाइट इज ऑफ डुअल नेचर, ठीक है। हम हालांकि इतना डीप में बात नहीं करेंगे, बट स्टिल यू शुड नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि लाइट इज अ पार्टिकल एंड लाइट इज अ वेव, ठीक है। जब मुझे कोई थ्योरी एक्सप्लेन करनी होती है पार्टिकल के लिए तो आई एज्यूम इट एज अ पार्टिकल, एंड जब मुझे कोई थ्योरी वेव से एक्सप्लेन करनी होती है आई एज्यूम इट एज अ वेव। सेम चीजें आपको बड़ी क्लासेस में कंपटीशन लेवल पे भी करनी होती है, तो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, राइट। वेव नेचर को ही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पार्टिकल का इतना लोड हमारे पास अभी एट प्रेजेंट नहीं है, इनफैक्ट वेव का भी नहीं है। वेव इस तरीके की होती थी, साउंड में पड़ी थी आपने, इसलिए सेम डायग्राम बना दिया। इसे क्रेस्ट और इसे ट्रफ कहते थे, क्रेस्ट और ट्रफ कहते थे। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को लैम्डा कहते थे, दो ट्रफ के बीच की दूरी को लैम्डा कहते थे, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को लैम्डा कहते थे। ये वेव के सिंबल होते थे। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता था। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता था उसको टाइम पीरियड कहा जाता था। ये सारी चीजें साउंड से हैं हमारे पास। लाइट हैज डुअल नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स नोन एज फोटोन, ठीक है। लाइट जो है फोटोन के फॉर्मेट में ट्रैवल करता है। फोटोन एक ऐसा नाम दिया है हमने पार्टिकल को जिसका मास जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। बट वो रेस्ट मास उसका जीरो होता है। रेस्ट मास मतलब जब वो खड़ा है फोटोन तो उसका जो मास होगा दैट विल बी जीरो, बट जब वो मोशन में आ जाएगा देन द मास ऑफ द फोटोन इज गोइंग टू चेंज समवॉट, ठीक है। तो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास जो है रेस्ट वाला वो तो जीरो हो चुका है, एंड वो लाइट की एनर्जी कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सन से लाइट मुझ तक आ रही है तो सन से एक फोटोन आ रहा है जो एनर्जी कैरी कर रहा है, और वो एनर्जी आके मुझ पे रिलीज कर देगा, ठीक है। तो वो जब एनर्जी मुझ पे रिलीज करेगा तो मुझे हीट फील होगी, इसका मतलब ये होता है, राइट। अब वेव आखिर क्या होता है? थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन अबाउट द वेव। व्हाट इज अ वेव? वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। जब भी मैं किसी भी चीज को डिस्टर्ब करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोर्ड को भी हिट किया तो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है बोर्ड के अंदर। तो अगर मैं इस मीडियम को डिस्टर्ब करता हूँ, इस बोर्ड को डिस्टर्ब करता हूँ, तो डिस्टर्बेंस पूरे के पूरे बोर्ड पे सेंस की जा सकती है। अगर आप उस तरफ हाथ लगाएंगे बोर्ड पे तो यू कैन फील द वाइब्रेशन। इनफैक्ट आप अपनी बेंच को भी जब आप ऐसे हिट करते हैं तो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स दे कैन फील द वाइब्रेशन। जब आप अपनी टांगे नीचे हिलाते हैं then also the whole bench feels the vibration। तो ये सेम चीज है, disturbance in the medium। दो तरीके के होते हैं वेव्स, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल इज समथिंग which requires the medium, ठीक है, which requires the medium just like a sound, ठीक है। साउंड के केस में क्या होता है? जहां एयर है वहां साउंड प्रेजेंट है, बट जहां एयर नहीं है वहां वैक्यूम है तो साउंड प्रेजेंट नहीं होगा। यानी कि इसका कहीं ना कहीं मीडियम पे डिपेंडेंसी आ रही है। साउंड एयर में है, वाटर में है, सॉलिड में है, बट यूनिवर्स के अंदर ऊपर मून पे तो नहीं। एक क्वेश्चन था ऐसा आपके क्लास के अंदर 9th के अंदर कि इफ देयर इज एन एक्सप्लोजन ऑन मून विल वी बी एबल टू हियर द साउंड? नो, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन मून, राइट। तो इसीलिए mechanical waves are those waves which need the medium. If medium is not present, हम sound सुन ही नहीं पाते, right? अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अपने पास है। जब भी कभी गलती से किचन में हम एंटर होते हैं, कोई बर्तन हमसे गलती से गिर जाता है तो बहुत देर तक आवाज करते रहता है, तो हम उसको दबाने के लिए क्या करते हैं? हम उसके वाइब्रेशंस को हाथों से प्रेस करके दबा देते हैं। वाइब्रेशन उसके खत्म हो जाते हैं, उसकी साउंड खत्म हो जाती है, ठीक। सेकेंड इज नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसका मीडियम पे कोई असर ही नहीं पड़ता, हर जगह वो जा सकती है। इट डजंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। फॉर एग्जांपल लाइट सन के पास से आ रही है, सन के आस पास जो यूनिवर्स है उधर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, यानी कि एयर है ही नहीं, वहाँ तो वैक्यूम है। तो वहां से अगर ट्रैवल करके आ रही है यानी कि जो बिना वैक्यूम के कर सकती है वो वैक्यूम में भी कर सकती है, और वो हर जगह कर सकती है, इसका मतलब, ठीक। तो साउंड एंड लाइट,
दो एग्जाम्पल्स हमारे पास सेट हो चुके हैं इन 2 years। अब वेव के दो तरीके के पैटर्न होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स तो यही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और लॉन्गिट्यूडनल भी ये है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फर्क दोनों में क्या क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ होता है ऊपर और नीचे, यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है, ठीक है। कंप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ आसपास होते हैं, एंड रेयरफैक्शन में बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंप्रेशन का मतलब दबाव ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ रेयरफैक्शन का मतलब दूर दूर है, प्रेशर कम है, मॉलिक्यूल्स भी कम है। यहाँ मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंप्रेशन में, एंड रेयरफैक्शन में मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो साउंड ट्रेवल्स इन दिस फॉर्मेट, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इस तरीके से, ठीक है। अब अगेन सेम थिंग इज हियर, दो कंप्रेशन के बीच की दूरी विल बी लैम्डा, दो रेयरफैक्शन के बीच की दूरी विल बी लैम्डा, कंप्रेशन टू रेयरफैक्शन की दूरी विल बी आल्सो लैम्डा। इस तरीके से आपको करना होता है। हालांकि ये चीजें हमें पता है, बट एक छोटा सा रिवीजन आपको दे रहा हूँ मैं इस चीज का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। देख लें ध्यान से, जब भी कभी पार्टिकल आपका मूव करता है अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये वेव इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, यहाँ अलोंग द वेव, यहाँ तो इधर होगी या इधर होगी, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो टू फ्लो ऐसे ही करेगा। तो जब भी वेव की डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल की डायरेक्शन होती है तो हम कहते हैं पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द वेव। दोबारा सुनिएगा, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द वेव। अलोंग द लेंथ को लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है। तो पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव, दैट वेव इज नोन एज longitudinal wave. In case you are asked about the definition, you can check here. अब अगर यही पार्टिकल अलोंग में जाके परपेंडिकुलर जाए, पार्टिकल्स मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इतना ऊपर जाएगा तब जाके ये वेव इस तरफ ऊपर बनेगी, ये वाला पार्टिकल इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ ऊपर जाएगा, एंड वेव असल में जा रही है इस तरफ। तो वेव का मोशन तो इस तरफ है, पार्टिकल ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स देयर इज अ एंगल ऑफ 90 degree in between them. That is why we call it perpendicular. When the particles move perpendicular to the propagation of wave, we call that wave as a transverse wave. So there are two natures of the wave जो आप ध्यान रखें। पैटर्न कह सकते हैं, पैटर्न दो तरीके के हैं वेव के, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। इसके अलावा हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता, राइट। अब ऑब्वियसली ये जो हमारी EM वेव है इसका नेचर ट्रांसवर्स है, क्योंकि आप देख सकते हो ऑसिलेशन हो रहा है टू फ्रो एंड उसकी वजह से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, तो दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला फंक्शन जो है ट्रांसवर्स का होता है। इसीलिए हमारी जो EM वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, एंड यही वेव लाइट में हम यूज करते हैं। कौन सी? EM वेव। इसीलिए लोग कहते हैं, आपने सुना होगा जनरली लोगों को बोलते हुए कि मोबाइल के अंदर से बहुत तेज जो है किरणें निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, एंड दे आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। फ़ोन को पास में रख के ना सोएं, फ़ोन को हमेशा अपने साथ में रखें, इट विल इफेक्ट टू योर हार्ट पंपिंग सिस्टम एंड बॉडी स्ट्रक्चर। ऐसा बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपके पास आ रही है दैट इज अगेन द लाइट ओनली, ठीक है। अब आपके माइंड में ये चीजें आ सकती है कि यार सन की लाइट तो इतनी हार्मफुल नहीं है, तो ये रेडिएशन हार्मफुल क्यों है? चलिए उसी स्पेक्ट्रम को हम डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट। न्यूटन ने बोला था कि लाइट जो है आपकी व्हाइट कलर की जो लाइट होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, एंड इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट भी किया था। उसने एक डिस्क बनाई थी, उस डिस्क के ऊपर उसने 7 कलर्स जो थे अपने पूरे वो पेंट कर देते थे, ठीक है। उनको पेंट करके जब उस डिस्क को उसने रोटेट किया था स्पीड से, तो उसने देखा था कि रोटेशन के टाइम पे जब सारे कलर्स एक साथ मिक्स हो रहे हैं तो द डिस्क इज appearing to be white in color। तो वो जो व्हाइट कलर उस टाइम मिक्सचर का आया, दैट इज व्हाई वी से कि व्हाइट कलर जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑलवेज 7 कलर्स, ठीक है। क्या इसका भी डिस्कशन आगे हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, अभी आगे बढ़ते हैं।
अब अपन बात करते हैं कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से लाइट्स अवेलेबल हैं। कुछ लाइट्स ऐसे होते हैं जो हमको नहीं दिखाई देते हैं, कुछ लाइट्स ऐसे होते हैं जो वी कैन सी एंड दे आर हार्मफुल ऑल्सो बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट। ठीक है, देखते हैं, एंड सम आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट। देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं। ये हमारा लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मे बी पॉसिबल सिंबल्स हम थोड़ा ना समझ पाए, बट आई डिक्टेट यू ऑल द थिंग्स। जो फर्स्ट टाइप की आपकी जो लाइट वेव है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बट हम नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे साउंड में एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता था जहां हम सुन सकते थे और उसके बाद हम नहीं सुन पाते थे। ध्यान से सोचिएगा, 20 से 20,000 तक ही आप सुन पाते हो, उसके पहले और उसके बाद आप नहीं सुन पाते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी आंखें 400 to 700 ही देख पाती हैं वेवलेंथ के अंदर। अगर मैं बात करूं तो ओनली 400 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10 की पावर -9, तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक ही आप देख सकते हो। तो 399 भी आपको नहीं दिखेगा एंड 701 भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको नहीं दिख पा रही तो यू विल नॉट बी एबल टू सी। फॉर एन एग्जाम्पल, मोबाइल के अंदर जो सिग्नल आता है आप उसको नहीं देख पाते हो, बिकॉज अगेन दैट इज अ लाइट। मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है, डिश टीवी के अंदर, डिश एंटीना के अंदर जो सिग्नल आ रहा है, दैट इज ऑल्सो लाइट बट यू आर नॉट एबल टू सी इट। अभी इस रूम के अंदर एट प्रेजेंट इतने सारे मोबाइल सिग्नल्स आ रहे हैं, एयरटेल का आ रहा है, आइडिया का आ रहा है, बीएसएनएल का आ रहा है। आपके फोन में जो होता है वो रिसीव हो जाता है, बट आ तो सारे रहे ना। अगर आप कोई और ऑपरेटर भी लेके आते हो अपने घर पे तो उसका भी सिग्नल आएगा। इसका हर कंपनी आपके घर में सिग्नल थ्रो कर रही है, बट वी आर नॉट एबल टू सी। अदरवाइज मुझे ये यहाँ से लाइटें लाइटें आती हुई दिखती तो लेजर्स ऐसे दिखती आते हो तो यहाँ तो पूरा जाल बना हुआ होता घर के अंदर, बट इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। तो ये इसलिए इसका फायदा हो रहा है बिकॉज दे आर इनविजिबल, इनविजिबल सेक्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहली आती है आपकी गामा। ठीक है, मैंने यहाँ सिंबल्स को भी डिनोट किया है। सबसे पहली आपकी आती है गामा रेज। अब आप देख लो यहाँ से 400 to 700 के अंदर लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली गामा की वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम रही होगी। गामा वेव्स हम आज की तारीख में डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं गामा को, एंड इट इज अ क्योर ऑफ कैंसर, तो ये हेल्पफुल है। ठीक है, इनफैक्ट गामा रेज आपके टीवी के अंदर से भी निकलती हैं। गामा रेडिएशन का ऑप्शन होता है सेटिंग्स के अंदर टीवी के, तो somewhat these rays are containing electric and magnetic field, तो आपकी आंखों में जब ये एंटर होती हैं तो दे आयनाइज द आई। आयनाइज का मतलब होता है कि वहां पे चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि whenever you are watching TV, just flick your eyes, अपनी आई लिड्स को बार बार क्लोज और ओपन करते रहें। ठीक है, ऐसे इसीलिए कहा जाता है, जिससे कि चार्ज आंखों में ज्यादा देर तक जमा ना हो। फिर आती है नेक्स्ट इज एक्सरे। एक्सरे आप लोग अच्छी तरह जानते हो बिकॉज वी गो टू डॉक्टर, डॉक्टर समटाइम्स रेकमेंड एक्सरे व्हेन द बोन इज हैविंग सम इंजरी इनसाइड। ठीक है, फिर आते हैं यूवी रेज। यूवी रेज को भी आप अच्छी तरह जानते हो, सन से टैनिंग जो होती है, हम काले हो जाते हैं कई बार सन के अंदर ज्यादा एक्सपोज होते हैं, तो जब हम वाइल वी आर प्लेइंग फ्लाइंग काइट्स वगैरह, तो उस टाइम पे जो है वी आर अप्लाइंग सनस्क्रीन लोशन, तो वो यूवी रेज जो आप तक पहुंचती हैं। ठीक है, जिनकी वजह से टैनिंग होती है। अब क्रिकेटर्स भी जो है दे यूज द सेम थिंग बिकॉज दे आर प्लेइंग थ्रू आउट द डे। तो दिस आफ्टर यू, दिस V is the visible section of the light. In visible section we have 7 colors, same that of the rainbow, that are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, vibgyor, right? And then after that visible, these are the 7 colors which are visible to us each and every time. That is why we are painting and we are drawing every day. And the next one is infrared. ठीक है, इंफ्रारेड ये वो वाली रेज हैं जो कि आपके टीवी के रिमोट में होती हैं, राइट। एंड इनफैक्ट आजकल जो नए फोन्स आ रहे हैं एमआई वगैरह के, दे आर हैविंग आईआर ब्लास्टर। ठीक है, तो इंफ्रारेड उसमें होता है, इसी वजह से जो है आप उसको यूज कर सकते हो एज अ रिमोट एनीवेयर। इट इज अ यूनिवर्सल रिमोट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंफ्रारेड बीम इन दैट। तो इंफ्रारेड भी आप जानते ही हो। एम स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव बहुत घरों में होता है एंड हमने देखा हुआ माइक्रोवेव कैसे वर्क करता है। हालांकि डिटेल में मैं इसको डिस्कशन नहीं करूंगा, बट माइक्रोवेव इज अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड अ गुड एग्जांपल एंड अ गुड यूज
ठीक है, ऑफ द लाइट. देन अगेन वी हैव नेक्स्ट इज रेडियो वेव. रेडियो वेव के अंदर आपका टीवी आ गया, आपका मोबाइल एंटीना, कम्युनिकेशन आ गया, सब कुछ आ गया. तो जितने भी एफएम ट्रांसमिशन हो रहा है, एफएम आप सुन रहे हो, तो उन सब में जो प्रेजेंट है दैट इज अगेन लाइट. तो आप देखो स्टार्टिंग टू बिगिनिंग देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन यूज एंड ऑलवेज अ सर्टेन defect, because when something is very useful to us, it is also harmful when we are using it to excess. ज्यादा यूज करेंगे तो हर चीज खराब होती. तो सेम टू सेम ये फायदा तो कर रही है, बट दे आर इन सो मच अबंडेंस कि अब नाउ दे आर इफेक्टिंग अस. ठीक है, सपोज एक ही नेटवर्क होता हमारे पास या दो ही नेटवर्क होते हमारे पास तो इट वाज बेटर, सिग्नल कम आते. बट अगर आपके छह नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, ऑल सिक्स आर सेंडिंग द नेटवर्क्स एंड इट इज एंटरिंग फ्रॉम योर बॉडी, पेनिट्रेटिंग एवरी सिंगल डे, तो समवेयर सम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू अस. ठीक है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट्स हमारे ऊपर आ ही रहे हो. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. यू हैव टू पॉज द स्क्रीन को पॉज करके दोबारा समझें, एंड कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज लेट मी नो. थैंक यू वेरी मच.